उन्हीं कंडीशंस को अगर हम रिवर्स कर दें तो वही एरे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। असेंडिंग ऑर्डर वाला अगर हमने लॉजिकली अच्छे से सीख लिया तो हम खुद से भी डिसेंडिंग ऑर्डर वाला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बबल सॉर्ट की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट कैसे होता है। मान लीजिए हमें गिवन है ये एरे, ये सारे एलिमेंट्स एक एरे के अंदर हैं जिसमें सबसे पहले 7, फिर 8, फिर 3, फिर 1, फिर 2। तो इस तरीके का हम एक एरे गिवन है। अब बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट n-1 टाइम्स लूप रन करता है। उसमें क्या करता है, पहली बार में जब लूप रन किया मतलब फर्स्ट टाइम, तो उसमें सबसे भारी एलिमेंट उठाया और उसको लास्ट में रख दिया। उसके बाद सेकंड टाइम लूप रन किया तो सेकंड लास्ट भारी एलिमेंट उठाया, उसको सेकंड लास्ट में रख दिया। इसी तरीके से वो n-1 भारी एलिमेंट्स उठाता है और उनको सॉर्ट करके पीछे से अरेंज करना शुरू कर देता है, और एंड में यानी nth एलिमेंट जो बच जाएगा, क्योंकि हमने तो n-1 एलिमेंट्स उठा लिए, लास्ट एलिमेंट जो बचेगा वो तो लाइटेस्ट एलिमेंट होगा यानी सबसे छोटे वाला, तो वो तो ऑटोमेटिकली शुरुआत में ही प्लेस्ड होगा। अब यही सेम चीज इस एग्जाम्पल पर कर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है ये। अब पहली बार में हम क्या करेंगे, सबसे भारी एलिमेंट उठाएंगे और उसको एंड में जाकर प्लेस कर देंगे। और ये सबसे भारी एलिमेंट उठाने का प्रोसेस क्या होगा, हम हर एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, यानी इस 7 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे, 8 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से सबसे भारी जो होता रहेगा, मतलब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है या 3 या 2 जो भी है, तो 7, 8 को कंपेयर करेंगे, जो भारी होगा उसे एक पीछे कर देंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक पीछे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सॉर्टिंग है वो चलता रहेगा। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे 7 और 8 को। अब 7 क्या 8 से बड़ा है, नहीं, तो इन दोनों की पोजीशन को चेंज नहीं करना, पहले 7 आएगा फिर 8 आएगा। अब कंपेयर करेंगे 8 और 3 को कि क्या 8 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, पर बड़े एलिमेंट को तो बाद में आना चाहिए, इसीलिए यहां पर 8 को काट के कर देंगे 3 और 8 को प्लेस कर देंगे 3 के बाद। अब कंपेयर करेंगे 8 और 1 को, तो क्या 8 1 से बड़ा है, हाँ 8 1 से बड़ा है, तो यहां पर 8 को काट के कर देंगे 1 और 8 को प्लेस कर देंगे 1 के बाद। अब कंपेयर करेंगे 8 को 2 के साथ, तो क्या 8 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 8 को भी यहां से हटाकर यहां पर हम डाल देंगे 2 और 8 को कर देंगे एंड में। तो इस तरीके से सबको हमने पेयर वाइज कंपेयर किया, और इस पेयर वाइज कंपेरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो लॉजिकली ये आएगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो चला जाएगा हमारा एंड में। ऐसा लॉजिकली क्यों हुआ, क्योंकि वो हर एलिमेंट जो है वो कंपेयर हो रहा है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट जहां पर भी होगा वो सबके साथ कंपेयर होते होते एक एक पीछे चला जाएगा, और इस तरीके से एक एक पीछे जाएगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा हमारा एंड में। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फाइनल एरे बनकर आएगा वो होगा 7 3 1 2 8। अब एक और लूप चलाते हैं, ये हमने चलाया हमारा फर्स्ट लूप। सेकंड लूप जब चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट इग्नोर कर सकते हैं, यानी लास्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी लार्जेस्ट एलिमेंट वहां पर प्लेस हो चुका है, बबल अप हो चुका है, तो अब जरूरत नहीं है। तो अब दोबारा कंपैरिजन शुरू करेंगे। 7 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, तो 7 3 से बड़ा हो गया, तो 3 आगे आ जाएगा, 7 पीछे आ जाएगा। अब 7 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो 7 बड़ा हो गया, तो 1 आगे आ जाएगा और 7 पीछे आ जाएगा। अब 7 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो 7 2 से बड़ा हो गया, तो 2 आगे आ जाएगा और 7 पीछे हो जाएगा। अब 7 को 8 के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 8 ऑलरेडी आ गया। तो फाइनल एरे जो हमारे पास आया दैट इज 3 1 2 7 और 8। अब तीसरा राउंड ऑफ कंपैरिजन शुरू करते हैं। तीसरे राउंड ऑफ कंपैरिजन में 3 को कंपेयर करेंगे हम 1 के साथ, तो सबसे पहले आ गया 1, उसके बाद आ गया 3। अब 3 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो 3 2 में से 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा। अब 3 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है 7 के साथ, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, हमें पता है कि सेकंड लास्ट एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया होगा, तो 7 के साथ कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। अब ऑब्वियसली जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे प्लेस हो जाएंगे, और अब एरे के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, जहां यहां पर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। अब हमें पता है कि लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। अब जो फोर्थ लूप चलेगा, यानी फोर्थ लूप के अंदर जिसमें हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, उसमें लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो फोर्थ लूप के अंदर क्या होगा,
1 का कंपैरिजन होगा 2 के साथ। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2। अब 2 को 3 के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि लास्ट लूप में हमें पता चल गया था कि 3 अपनी सही पोजीशन पर है। तो 1 2 3 7 8। तो इस तरीके से हमारा जो एरे आ गया है वो हो गया है 1 2 3 7 8। हमने 4 राउंड्स ऑफ कंपैरिजन किए, यानी n-1 कंपैरिजन्स, पेयर वाइज कंपैरिजन्स कर करके हमने सारे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब इसी सेम चीज में कंपैरिजन की कंडीशन को उल्टा कर देते, यानी अभी हमने क्या किया, बड़े वाले एलिमेंट को पीछे पुश कर दिया। अगर छोटे वाला एलिमेंट होता तो उसको पीछे पुश कर देते, अगर ये कंडीशन रख लेते तो हमारा एरे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में आ जाता। तो बस इतना सा डिफरेंस रहता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अभी हमने n-1 कंपैरिजंस किए विच इज इक्वल टू 4, और हर बार हमने लास्ट वाले जो ऑलरेडी सॉर्टेड बड़े बड़े एलिमेंट्स थे उनको इग्नोर किया। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक रहती है बबल सॉर्ट की। अब बबल सॉर्ट का अगर कोड लिखें तो हमने ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है सॉर्टिंग नाम की, मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बना लेते हैं। तो एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एलिमेंट्स थे हमारे 7 8। हुई है सॉर्टिंग नाम की, मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बना लेते हैं। तो एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एलिमेंट्स थे हमारे 7 8 3 1 एंड 2। अब सबसे पहली चीज क्या करेंगे, एक कमेंट लिखेंगे, बिकॉज कमेंट्स लिखना कोड में बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे लोग जब हमारा कोड पढ़े तो उनको समझ में आए कि कौन सा पार्ट क्या करता है। अब बबल सॉर्ट में सबसे पहले आता है एक आउटर लूप। ये आउटर लूप क्या करेगा, n-1 आइटरेशंस को काउंट करेगा। n-1 आइटरेशंस क्यों, क्योंकि हमारे पास n-1 बड़े बबल्स हैं। सबसे पहले पहले बबल को एंड में प्लेस किया, फिर दूसरे बबल को एंड में प्लेस किया, फिर तीसरे बबल को सेकंड लास्ट पोजीशन पे प्लेस किया। इस तरीके से n-1 एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है, और लास्ट एलिमेंट तो अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। तो ये कुछ लॉजिक है बबल सॉर्ट को समझने का। ये तो तीनों सॉर्ट्स जो है वो थोड़े से सिमिलर होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कुछ कुछ लॉजिक हमें याद रखने पड़ते हैं, जिससे हमारी छोटी सी ट्रिक हो, जिससे हम इन चीजों को याद कर सकें। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, हमारे एरे की जो लेंथ है वो -1। एरे की लेंथ रिप्रेजेंट्स हमारा n, और हमें जाना है n-1 टाइम्स। अब क्या करेंगे, अब हर बार क्या होता है, एक पूरे के पूरे एरे पर लूप चलेगा। पूरे के पूरे एरे पर नहीं, लास्ट वाले जो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा देंगे। पहली बार जब लूप चलेगा तो कोई एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, दूसरी बार लूप चलेगा तो एक एलिमेंट सॉर्टेड है, तीसरी बार लूप चलेगा तो 2 एलिमेंट सॉर्टेड हैं, चौथी बार लूप चलेगा तो 3 एलिमेंट सॉर्टेड हैं। इस तरीके से हम सॉर्टेड एलिमेंट्स को हटाकर बाकी का जितने भी एरे बचेगा उस पर लूप चला रहे हैं। तो फॉर इंट दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, j इज इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन एरे डॉट लेंथ डॉट i -1 j प्लस प्लस। क्या किया इनर लूप के अंदर, j को 0 से तो शुरू किया, यानी इनर लूप जिसमें हम सॉर्ट करने वाले हैं उसको 0 से शुरू किया। बस यहाँ पर एरे डॉट लेंथ n-1 पहले था, उसमें -i भी कर दिया। -i क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो i 0 है, मतलब कोई एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। सेकंड टाइम लूप चल रहा है तो i 1 है और हमारा एक एलिमेंट सॉर्टेड है, तो जितने भी एलिमेंट हमें हटाने हैं वो i के इक्वल है, इसलिए -i कर दिया। अब क्या करेंगे, अब अपनी कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारा जो इंडेक्स i पर एलिमेंट है उसकी वैल्यू लेस हो जाती है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है उसके अगले वाले इंडेक्स पर प्लेस्ड एलिमेंट से, तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें करना है स्वैप। स्वैप इसलिए करना है, स्वैप करना यानी एक एलिमेंट को लेना, दूसरे एलिमेंट को लेना और उनकी जो वैल्यूज है वो बदल देना। तो इस तरीके से भारी एलिमेंट पीछे चला जाएगा, हल्का एलिमेंट आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे एरे ऑफ i की वैल्यू को। अब ये एरे ऑफ i को हमने कहीं स्टोर करा लिया, तो एरे ऑफ i को खाली कर दें, उसके अंदर कुछ और कर दें, फर्क नहीं पड़ता। तो एरे ऑफ i के अंदर हम डाल देंगे एरे ऑफ i+1। अब एरे ऑफ i+1 तो ऑलरेडी एरे ऑफ i में चला गया, अब एरे ऑफ i+1 पर खाली है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो एरे ऑफ i+1 में हम डाल देंगे हमारी टेम्परेरी वैल्यू, यानी पहले वाली वैल्यू। तो इस तरीके से सबसे बेसिक तरीके से हम स्वैपिंग करते हैं, यानी दो एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से
जावा के अंदर। अब स्वैपिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, हम बिट्स को यूज कर सकते हैं स्वैप करने के लिए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो चीज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। तो यहाँ पर हमने स्वैप कर लिया है, इस तरीके से हमने आउटर लूप चलाया n-1 टाइम्स, फिर इनर लूप चलाया और फिर स्वैप कर दिया कंपेयर करके। एंड लास्ट में क्या करेंगे, अपने एरे को प्रिंट कर लेंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे नाम से, जिसके अंदर हम एक इंटीजर एरे ले लेंगे। इंटीजर एरे को प्रिंट कैसे करना है, एक लूप लगाकर i = 0 से यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे एलिमेंट्स को। इसको हमने सेव कर दिया और मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे अपना प्रिंट एरे फंक्शन, जिसके अंदर पास कर दिया हमने एरे। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हमने ये कर दिया कि हमने i को ले लिया इंडेक्स, जबकि हमें क्या करना है, j को इंडेक्स लेना है। i बस हमारा काउंटर है। एक्चुअल एरे के अंदर जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स उनका j की पोजीशन से डिफाइन होगा। तो हर जगह लिख देंगे यहाँ पर j को और यहाँ से इसे हटा देते हैं और कर देते हैं सेव। अब रन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो एक सॉर्टेड एरे है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट 1, फिर 2, 3, 7 और 8। तो इस तरीके से हम बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम वर्स्ट केस यानी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। आउटर लूप कितनी बार रन हो रहा है, आउटर लूप रन हो रहा है हमारा n-1 टाइम्स। इनर लूप कितनी बार रन हो रहा है, पहली बार में रन होगा n टाइम्स, दूसरी बार में n-1 टाइम्स, n-2 टाइम्स, इसी तरीके से चलता जाएगा। लेकिन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यानी बिग O में हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब देखें तो पूरा का पूरा जो लूप स्ट्रक्चर है आउटर प्लस इनर मिलाकर, ये पहली बार में n लाइंस रन करेगा, दूसरी बार में n-2, तीसरी बार में n-3, चौथी बार में n-4। तो ये अगर हम इसका सम लेके टोटल लाइंस कितनी बार रन हुई तो वो आता है n² टाइम्स। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी वो होगी हमारी बिग O ऑफ n⁻² यानी n², क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप n² टाइम्स रन करेगा। अब जिसे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद नहीं आ रही है, पीछे वाली एक वीडियो थी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जिसको हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम इंटरमीडिएट जावा के अंदर घुस गए हैं। अब हम बेसिक जावा नहीं कर रहे, हम बेसिक जावा से ऊपर उठ चुके हैं। उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अब हम यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम इंटरमीडिएट जावा कर रहे हैं, 1-2 वीडियोस के बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स करना शुरू कर देंगे जावा के अंदर, जिसमें बस पुरानी चीजों को री इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे।